31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ, दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं, जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेकशिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में अस्पतालों की जंग पर युद्ध विराम हो गया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पहली बार सामने आए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि एलजी का आदेश हर हाल में उसका पालन हम करेंगे, लेकिन दिल्ली में आगे की तस्वीर डराने वाली हो सकती है। सुनिए मुख्यमंत्री को। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ, दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी, तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट एंड फॉर मी टू change it and make it the facilities of health infrastructure available to all people. केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। एलजी अनिल बैजल और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये बातें आप सुन रहे थे। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली के आंकड़े वास्तव में डरा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद बता रहे हैं कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। अब तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार मुंबई से भी ज्यादा है। यही हाल रहा तो 7 जुलाई तक दिल्ली में मुंबई से भी आगे केस होंगे। देश के 2 बड़े महानगरों में कोरोना की घुसपैठ गहरी है। मुंबई डरा रही है तो दिल्ली उसी राह पर दौड़ पड़ी है। हालात यही रहे तो 7 जुलाई तक मुंबई पीछे छूट जाएगा और दिल्ली आगे निकल जाएगी। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में कोरोना की ग्रोथ रेट 5.24% थी, जबकि मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 2.99%। इस रफ्तार से 7 जुलाई तक मुंबई में कोरोना के मामले 1,18,004 होंगे तो दिल्ली में 1,34,061 हो जाएंगे। यही तस्वीर दिल्ली को डरा रही है। दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा रही है। रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल मरीजों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। डरावनी तस्वीर दिल्ली के डिप्टी सीएम भी पेश कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया का आकलन है कि मौजूदा रफ्तार से दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के मामले 5.5 लाख हो जाएंगे
और उस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में 80,000 से ज्यादा बेड की जरूरत होगी। आज की एसडीएमए की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है। रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में फिर दिल्ली में कोरोना के मामले 1300 से ज्यादा बढ़ गए। एक दिन में 504 लोग ठीक तो हुए, लेकिन 7 लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले करीब 31,000 पार हो गए। 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक तो हो गए, लेकिन 900 से ज्यादा को जान भी गंवानी पड़ी। सबसे पहले दुनिया को वुहान ने डराया था। कोरोना को लेकर अब देश को मुंबई डरा रही है। चीन का वुहान कोरोना से बहुत आगे निकल गया है, लेकिन देश में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मुंबई है कि सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले आ गए। एक दिन में 1650 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, लेकिन 58 लोगों की जान भी चली गई। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 51,000 से ज्यादा हो गए। वहीं मौत का आंकड़ा 1760 तक पहुंच गया। देश लॉकडाउन से अनलॉक हो गया, जिंदगी फराटा भरने लगी, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी बनी हुई है। अब तो दुनिया के 2 देश ही रोजाना के बढ़ते मामलों में भारत से आगे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की बढ़ती रफ्तार यकीनन देश के लिए मुश्किलों का सबब इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली मुंबई से आगे निकलने की होड़ है, तो मुंबई कोरोना के मामले में वुहान को, चीन के वुहान को पीछे छोड़ चुकी है। मुंबई में कोरोना केस 51,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि वुहान में 50,000 से कुछ अधिक कोरोना के केस सामने आए थे। हाल यही रहा तो आगे क्या होगा? वुहान नाम ही काफी है। चीन का ये शहर दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन गया। यहीं से कोरोना वायरस पैदा हुआ, तबाही मचाया और फिर दुनिया भर में फैल गया। अब ये वुहान कोरोना की मार से उबर चुका है। यहाँ जिंदगी फिर से दौड़ पड़ी है। कोरोना पीछे छूट गया, जिंदगी आगे निकल गई। वुहान कोरोना के शिकंजे से बाहर आ चुका है, लेकिन मुंबई अब इस वायरस की जकड़ में है। मुंबई में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर रोज मौत का आंकड़ा ऊपर जा रहा है। महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा मामले मुंबई में ही हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इसी महानगर में हैं। आज जारी आंकड़ों के बाद तो मुंबई में कोरोना के कुल मामले वुहान से भी ज्यादा हो गए। मुंबई में कोरोना के केस 51,110 हो गए, जबकि वुहान में अब तक 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए। महाराष्ट्र में 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, तो मुंबई में 50,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 120 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है, तो अकेले मुंबई में इसकी आधी यानी कि 58। फिलहाल मुंबई में आईसीयू 99% ऑक्युपाइड है, तो वेंटिलेटर्स तकरीबन 95%। मुंबई लॉकडाउन से अनलॉक हो गई। सड़कों पर गाड़ियां भागने लगी, बसें दौड़ने लगीं, बाजार गुलजार हो गए, दुकानें सज गईं। अब जिंदगी तो रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। हर इलाके, हर तबके तक इसकी घुसपैठ है। उद्धव कैबिनेट तक भी कोरोना पहुंचा और धारावी जैसे झुग्गी झोपड़ी इलाके में भी सेंधमारी की। पूरे देश की बात करें तो देश में तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं।
क्योंकि तभी वहाँ पे इतने केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम जो है लोकल स्प्रेड हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हमें वहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। केस फाइंडिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन और टेस्टिंग यहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। धारावी की झुग्गियों तक कोरोना के फैलने के बाद सवाल उठने लगे कि कहीं मुंबई में कोरोना का 3rd स्टेज तो नहीं, कहीं यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा। लेकिन राहत की बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद धारावी में कोरोना के नए मामले लगातार कम हुए। 1 जून को धारावी में 34 केस आए, लेकिन इस बार रोजाना के केस कम होते गए। 4 जून को मामले थोड़े बढ़े, लेकिन फिर कोरोना के मामले उतार की ओर ही हैं। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी इलाके में कोरोना का पहला मामला 1 अप्रैल को आया और फिर पतली पतली गलियों और सटे सटे घरों वाले इलाकों से इस कदर पैर पसारा कि सरकार और प्रशासन की सांसें फूलने लगी। हालात डराने वाले थे, लेकिन धारावी हारा नहीं। घर घर टेस्ट हुए, 7 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की गई, 8,500 लोगों को आइसोलेट किया गया, सबका इलाज हुआ और इसका नतीजा सामने है। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कोरोना वायरस के लिए धारावी, अब यहाँ पर हालात पूरी तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते की अगर जो बात करें तो यहाँ पर कोई भी कोरोना वायरस के चलते मौत नहीं हुई है, जबकि केसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। इसका सीधा श्रेय जो हेल्थ वर्कर्स है, बीएमसी के लोग हैं, मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनको श्रेय जाता है। धारावी मॉडल चल गया, लेकिन बाकी मुंबई का क्या, जहां कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। बाकी इससे सबक लेंगे। कोरोना मीटर में सबसे ऊपर चल रहा महाराष्ट्र भी चीन से आगे निकल गया। आज जारी आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 90,000 पार हो गए। वहीं चीन में कोरोना के कुल केस करीब 83,000 हैं। ठीक होने वालों में फर्क तो जमीन आसमान का है। महाराष्ट्र में जहां 42,638 मरीज ठीक हो गए, वहीं चीन में अब तक 78,000 संक्रमित कोरोना को हरा चुके हैं। मौत के आंकड़े में चीन जरूर आगे है। चीन का सच नहीं पता, वुहान की हकीकत मालूम नहीं, लेकिन अगर आंकड़े ठीक हैं, तो मुंबई की तस्वीर डराने वाली है। वुहान में कोरोना थम गया, लेकिन मुंबई की रफ्तार तो थमती ही नहीं दिख रही। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो बात हो गई कोरोना और कोरोना की चाल की। देश में महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली, ये 2 हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार बढ़ते हुए मामले परेशानी का सबब बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबर। एलएसी पर चीन को हमने जैसे ही आंखें दिखाई, उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन की सेना पीछे हट गई है, लेकिन अब भी कुछ हिस्से पर उसका अवैध कब्जा बना हुआ है। आज चीन को समझाने की एक और कोशिश की गई। मेजर जनरल स्तर की बैठक का प्लान, लेकिन चीन नहीं माना तो फिर उसे करारा जवाब दिया जाएगा। चीन ने पहले कदम बढ़ाया और जब भारत ने आंखें तरेरी तो कदम पीछे भी खींच लिया। बार बार सीमा पर धौंस दिखाने वाला चीन बातचीत पर तैयार है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना गालवन वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे तक हट गई है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। गालवन वैली के इलाके में चीन ने जो वेसल और नौकाएं तैनात की थीं, उसे हटा लिया गया है। भारतीय सेना भी इस इलाके में पीछे हटी है और अपने वाहन वापस लिए हैं। इन जगहों पर बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष के कमांडरों की आपस में हॉटलाइन पर बात हुई है। भारत की सैन्य टीम चुशुल इलाके में पहले से मौजूद है ताकि चीनी पक्ष को बातचीत में शामिल किया जा सके। सीमा विवाद पर आज डिविजनल कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। जो टॉक होगा वो मेजर जनरल ब्रिगेडियर लेवल पर होगा। फाइनली वहाँ के जो यूनिट कमांडर्स होंगे, बटालियन कमांडर्स होंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पर होगा। तो ये हम लोग का बिल्कुल आज का नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। खास करके जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, मजबूती दिखाते हैं लेकिन समझदारी के साथ रहना। अभी जो ये मधुर वाणी चीन बोल रहा है कि टेंशन नहीं होना चाहिए और ये जो विवाद है ये डिस्प्यूट में, लड़ाई में न परिणत हो, ये सब समय खरीदने की का प्रयत्न है ताकि जो
कोविड-19 पे हिंदुस्तान चीन को न घेरे और एंटी चाइना प्लेटफॉर्म ज्वाइन न करे। अब असल पेंच फोर फिंगर इलाके को लेकर है, जहां चीनी सेना अब भी डटी है। फोर फिंगर इलाका हमेशा से भारत के एकाधिकार में रहा है। ये समझना जरूरी है कि आखिर फिंगर फोर का पूरा विवाद क्या है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील है। झील से सटी हाथ की उंगलियों के आकार की 8 पहाड़ियां हैं। फिंगर 1 से 8 तक पूरा इलाका भारत का है। फिलहाल 1 से 4 फिंगर तक के इलाके पर ही भारत का नियंत्रण है। फिंगर 4 से 8 तक के इलाके को लेकर विवाद है। चीन की सेना फिंगर 4 तक आई तो विवाद बढ़ा। विरोध के बावजूद चीन की सेना फिंगर 4 से पीछे नहीं हटी है। दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना पर असलियत छिपाने वाले चीन पर पूरी दुनिया आग बबूला है, लेकिन चीन सीमा पर शैतानियां दिखा रहा है। शायद ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो देश के अंदर चीन को लेकर राजनीतिक तनातनी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नया हमला किया है। चीन की सेना आई, लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, दृश्य से गायब हैं। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जवाब आया। पंडित नेहरू मान चुके हैं कि चीन ने 1959 में सड़क बना ली थी। कांग्रेस के शहजादे की नींद अब टूटी है। राहुल गांधी चीन पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, क्योंकि चीन की शैतानियां बार बार सामने आ जाती हैं। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। में हिमाकत कर चीन बुरी तरह से फंस चुका है। एक निष्पक्ष अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक अगर चीन भारत में युद्ध की नौबत आती है तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा। इस निष्पक्ष रिपोर्ट ने चीन की कमजोर नस का विश्लेषण किया है, जिसके चलते चीन के लिए भारत से भिड़ना महंगा पड़ सकता है। आनन फानन में जारी किया गया चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो। भारत से तनातनी के बीच माइंड गेम वाला चीन का शक्ति प्रदर्शन। वीडियो भी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया। चीन ने दिखाया कि उसके सैनिक, टैंक और साजो सामान तिब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन का माहौल बनाने वाला यह वीडियो उस वक्त सामने आया जब भारत और चीन के बीच चुशूल मोल्दो में कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने सैनिकों को जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द नियंत्रण रेखा पर भेज सकता है। चीन के इन सैनिकों ने हुबई प्रांत से लद्दाख के करीब LAC तक की दूरी तय की, वो भी उस दौरान जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी जारी थी। वहां पहुंचने के बाद ये सैनिक भारत की सीमा के उस पार तिब्बत के दक्षिण पश्चिम पठार पर युद्धाभ्यास में शामिल हुए। चीन ने दुनिया भर के कैमरे लगाकर वीडियो शूट कराया, जबरदस्त प्रोडक्शन किया और तैयार होते ही सरकारी मुखपत्र के जरिए इसे जारी कर दिया। सोचिए, चीन ने आखिर ऐसा तब क्यों किया जब लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बेहद अहम बातचीत शुरू हुई थी। बात सिर्फ भारत चीन तनातनी की नहीं है। दरअसल ये वो रिपोर्ट है जिसने चीन को शायद हिलाकर रख दिया है। मार्च में आई ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ चीन की हालत को साफ साफ बताती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित हार्वर्ड केनेडी स्कूल की निष्पक्ष रिपोर्ट चीन को बता रही है कि वह भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। ये रिपोर्ट बताती है कि ये भारत 2020 का भारत है। इस निष्पक्ष रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी और सामरिक साजो सामान का गहराई से विश्लेषण किया है। एशिया के दो महाशक्तियों की ताकत और उसके इस्तेमाल की उनकी क्षमता पर यह रिपोर्ट चौंकाने वाले दावे करती है। रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी का विश्लेषण भौगोलिक आधार पर किया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो चीन के पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात बिगड़े और भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत आ जाए तो भारत चीन पर 20 साबित होगा। अपनी उत्तरी सीमा पर भारत चीन को धूल चटा सकता है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए रिपोर्ट ने इन बातों को आधार बनाया है। चीन की कमजोर नस है बिखरे बिखरे सैन्य साजो सामान, तिब्बत के झिंजियान में उपद्रव, चौंकाने की क्षमता नहीं। इस विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन के लिए यह संभव नहीं
कि वो अपने सैनिकों को रूस की सीमा से हटाकर भारत की सीमा पर लगा दे। उस सीमा को चीन किसी हाल में असुरक्षित नहीं छोड़ सकता है। चीन को तिब्बत के झिंजियान में उपद्रव का सामना करना पड़ रहा है। इस उपद्रव से निपटने के लिए ही चीन की सेना पूरी नहीं पड़ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में चीन पर भारत का पलटवार भारी पड़ सकता है। अगर भारतीय वायुसेना ने चीन पर धावा बोल दिया तो उसके लिए इस हमले से निपटना मुश्किल हो जाएगा। भारत के सैन्य ठिकाने अलग अलग हैं। चीन से निपटने के लिए तैनाती की गई है। एलएसी पर 2,25,000 सैनिक तैनात हैं। इस रिसर्च में इस बात पर गौर किया गया है कि भारत ने अपनी तैनाती चीन से निपटने के लिए की है, वहीं उसने अपनी वायुसेना और थल सेना के ठिकाने अलग अलग रखे हैं। यही नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर चीन से दो हाथ करने के लिए भारत के पास लद्दाख स्क्वाड जैसी सेना है। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर भारत ने खास तौर पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली सेना तैनात कर रखी है। कुल मिलाकर ये निष्पक्ष रिसर्च भारत के आत्मविश्वास पर मुहर लगाती है। भारत की उस बात को पुख्ता करती है कि चीन उसे 1962 का भारत समझने की भूल कतई न करे। ये 2020 का भारत है। देखिए गौरव, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक बहुत पवित्र सब्जेक्ट है। उसके लिए भारत कभी पीछे नहीं हटेगा और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है, अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। इस स्टडी ने दोनों देशों की परमाणु क्षमता पर भी गौर किया है। भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग न करने की नीति पर चलता है, लेकिन जवाबी हमला करने से उसे कोई नहीं रोक सकता और चीन की रणनीति बनाते समय इसकी आशंका हमेशा ही रहेगी। रिसर्च के मुताबिक भारत ने अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना को इतने अलग अलग और गुप्त ठिकानों पर लगा रखे हैं कि चीन के लिए हालात और भी मुश्किल हैं। रिसर्च की अगुवाई करने वाले फ्रैंक ओडॉनल ने हालांकि सावधान भी किया है। उनके मुताबिक चीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने लद्दाख की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अब भारत को अपने खुफिया तंत्र को उसी तरह सक्रिय कर देना चाहिए जैसा उसने करगिल के दौरान किया था। चीन अपने घर में उथल-पुथल और दुनिया भर में कोरोना की वजह से घिरा हुआ है। ऐसे में वो भारत से तनातनी बढ़ाकर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक भारत से भिड़ंत हुई तो चीन चौंकाने वाली कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह साफ है कि ये 2020 है, 1962 नहीं। अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। बातचीत के बीच अगर चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया तो भारत ने भी अपनी तैयारी बढ़ा ली है। चीन के साथ लगने वाली सीमा पर सैनिकों के साथ ही साथ तोपों की तैनाती की और वायुसेना को भी सतर्क रखा। लद्दाख से अरुणाचल तक अब चीन के हर हरकत पर भारत की नजर है। ये 1962 नहीं, 2020 का हिंदुस्तान है। आगे बातचीत और पीछे सैनिकों का जमावड़ा करने वाले चीन से निपटने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने गरजने वाले चीन पर बरसने वाले तोपों को तैनात कर दिया है। बातचीत से तनाव थोड़ा कम हुआ है। चीन की सेना पीछे हटी है, लेकिन वो अब भी 30 अप्रैल से पहले की स्थिति तक नहीं लौटी है। वहीं पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 पर उसके सैनिक अब भी तैनात हैं। ऐसे में भारत ने नियंत्रण रेखा पर कई अहम ठिकानों पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। जानकारों के मुताबिक चीन की चाल से भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हम शतरंज खेलते हैं, चीन वेशी खेलता है और वो जो गेम है वो स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट है, शतरंज नहीं है। हमेशा हिंदुस्तान ने यकीन करना चाहिए कि हमें सतर्क रहना है एंड देयर शुड बी नो कॉम्प्लेसेंसी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पहला टकराव सिक्किम के नाकुला में हुआ था। इसके बाद लद्दाख में एलएसी पर कई हिस्सों में झड़पें शुरू हो गई। इससे पता चलता है कि ये चीन का सोचा समझा प्लान था ताकि एलएसी पर भारतीय हिस्से की जमीन को हड़पा जा सके।
इस प्लान को देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स ने तुरंत अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी। लद्दाख के चुमार और डेप्सांग, उत्तराखंड के बाराहोती और उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ाई गई है। भारत ने अपनी तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य साजो सामान को LAC पर तैनात कर दिया ताकि दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत हो तो भारत उसका करारा जवाब दे सके। बातचीत के बीच भी पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के भीतर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर चीनी सैनिकों की जरूरत का सामान जुटा रहे हैं। ऐसी हरकतों से निपटने के लिए ही भारत ने सुखोई 30, MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट्स तैयार रखे हैं। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आई मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी। जी हां, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास 2 जुलाई को संभव है। 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, जिसके बाद माना जाता है कि 4 महीने के लिए देवता सोने के लिए चले जाते हैं। लिहाजा यही वक्त सबसे बेहतर मुहूर्त है। खास बात यह है कि राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम भी बेहद भव्य होगा और देश दुनिया बनेगी इसकी गवाह भी। देखिए, श्री राम, श्री राम। आ गया मंदिर निर्माण का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी पर मंदिर का शिलान्यास। शिलान्यास में शामिल होंगे PM मोदी। देश दुनिया में होगा सीधा प्रसारण। तो आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। जिस घड़ी का करोड़ों देशवासी सालों से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब करीब है। देश और दुनिया अब भव्य राम मंदिर को आकार लेते देखेगी। देवताओं के शयन से ऐन पहले अयोध्या में शिलान्यास का सूर्य उदित होने की पूरी संभावना है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर शिलान्यास के लिए अब देवशयनी एकादशी का लक्ष्य रखा है। यानी 2 जुलाई का दिन होगा वो शुभ दिन जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा। सनातन मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी के बीच 4 महीने मांगलिक कार्य नहीं होते और देवशयनी एकादशी 2 जुलाई को है। तो इस मंगल मुहूर्त में ही शिलान्यास की योजना है। अयोध्या में राम जन्म परिसर में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कब होगा, इसे लेकर लगातार कयास लग रहे थे। आज बकायदा राम जन्मभूमि परिसर में कुछ साधुओं ने यहाँ अनुष्ठान किया, यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 जुलाई को इसका भूमि पूजन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। इस बात की भरपूर संभावना है कि खुद PM नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। न्यास का न्योता PM स्वीकार भी कर चुके हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण अनलॉक के दौरान की स्थिति को देखते हुए फिलहाल न्यास ने 2 जुलाई को ही शिलान्यास करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक रामलला का अर्चना स्थल अस्थायी मंदिर को बनाने के कार्यक्रम की ही तरह शिलान्यास समारोह भी काफी भव्य होगा। इससे दुनिया भर के श्रद्धालुओं और रामलला के भक्तों को जोड़ने की योजना है। मल्टी कैमरा सेटअप के साथ इसका सीधा प्रसारण करने की तैयारी है। संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से संबोधित भी करें। मंदिर न्यास लगातार PMO के संपर्क में है। हालांकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री काफी एहतियात बरत रहे हैं, इसका अंदाजा संतों को भी है। प्रधानमंत्री जी बेचारे भीड़ भाड़ से थोड़ा कट रहे हैं। नहीं, अब तक तो शिलान्यास कर चुके होते। राम मंदिर की 4 दीवारी भी अब बननी शुरू हो जाएगी। मंगलवार को ही दिल्ली में मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में फैसला किया जा चुका है और भी कई बातें तय कर ली गई हैं।
रामलला का मुख्य मंदिर तो नक्काशी किए पत्थरों से बनेगा, लेकिन चार दीवारी ईंटों से बनेगी। भूमि की घेराबंदी के बाद मंदिर के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों के लिए भी नक्शे के मुताबिक जगह तय हो गई है। इससे पहले सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कैंप कार्यालय राम कचहरी चारों धाम मंदिर में बनाया गया। राम जन्मभूमि परिसर में जेसीबी मशीन से मिट्टी को समतल करने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक ऐसा सपना है जिसे पीढ़ियों ने संजोया है और अब लगता है कि ये साकार होने के करीब है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। राम की नगरी अयोध्या में आज एक खास आयोजन हुआ। सदियों पुराने शिव मंदिर में महाभिषेक का रुद्राभिषेक किया गया। मकसद था भव्य राम मंदिर के निर्माण में आने वाले हर विघ्न को दूर करना। राम श्री राम मंदिर निर्माण के सारे विघ्न होंगे दूर। महादेव के रुद्राभिषेक से बनेगी बात। महादेव की आराधना, मंदिर का होगा मार्ग प्रशस्त। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में कुबेर टीले पर स्थित शिव मंदिर में हो रहा है रुद्राभिषेक। ये जीर्ण शीर्ण मंदिर सदियों पुराना है, शायद उतना ही जितना अयोध्या का इतिहास, और यहीं पर आज हुआ है ये खास आयोजन। जी हाँ, यहाँ महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि अब भव्य राम मंदिर निर्माण में कोई अड़चन न आए। बताया ये जा रहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास जब अंदर गए थे तब उन्होंने उस शिव मंदिर को देखा था और उस शिव मंदिर के पास उन्होंने एक अनुष्ठान और रुद्राभिषेक करने की बात कही थी, और तब उनके जो शिष्य हैं और उनके जो लोग हैं वो इस वक्त उन्होंने ये रुद्राभिषेक किया है। राम मंदिर भूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास शास्त्री और कुछ दूसरे संतों ने यज्ञ किया। भगवान शिव के इस रुद्राभिषेक की क्या अहमियत है, ये आप खुद सुन लीजिए। वहाँ तो रोजाना आचार्यों के द्वारा पूजा पाठ बराबर चल रहा है, यज्ञ भी रोजाना होता है विघ्न निवारण के लिए। आज भगवान शिव जी का अभिषेक होगा। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों जोग यज्ञ जप तप किया जाए, लेकिन जब तक भगवान शिव जी की आराधना नहीं की जाती है तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है। करीब 2.5 घंटे तक मंदिर परिसर में भगवान शिव की उपासना चली। जिस शिव मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ उसकी अहमियत भी संत कमल नयन दास शास्त्री से सुन लीजिए। हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे। कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। जल्द राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। ऐसे में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए किए गए इस रुद्राभिषेक का बेहद खास उद्देश्य है, और रुद्राभिषेक शिव को कितना प्रिय है ये भी समझ लीजिए। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करके आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते हैं। शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है अभिषेक। असंभव को भी संभव करने की शक्ति पाई जा सकती है। शिव की कृपा से दूर होती है ग्रह बाधाएं, सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना है रुद्राभिषेक। देवों के देव महादेव अगर प्रसन्न हो तो कोई भी काम बन सकता है। किसी काम में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। रुद्राभिषेक के बाद ये तय मानिए कि राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने इजाजत दे दी है। फिलहाल स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे तमाम नियम मानने होंगे। यात्रियों को अपने रुकने का इंतजाम भी खुद ही करना होगा। उम्मीद यही कि चंद दिनों के बाद एक बार फिर से सभी के लिए यात्रा के द्वार खुल जाएंगे।
इन चारों धामों की महिमा का धर्म ग्रंथों में जो बखान है, उसके मुताबिक जिसने इन 4 धामों की यात्रा कर ली, उसने मानो धरती पर ही साक्षात स्वर्ग के दर्शन कर लिए। और यही मान्यता है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इन पवित्र पहाड़ों में ले आती है। इस बार भी कोरोना के संकट को पीछे छोड़ पूरे 80 दिन के बाद ये यात्रा शुरू होने जा रही है। जल्दी ही आपको 4 धाम यात्रा की तंग पगडंडियों पर कुछ इसी तरह भगवान विष्णु और बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु जयकारे लगाकर जाते हुए दिखेंगे। इस बार शुरुआती दिनों में यात्रा कुछ अलग होगी। पहले स्थानीय लोगों को ही 30 जून तक जाने की इजाजत मिलेगी। इसके बाद ही हालात देखकर फैसला होगा। चारों धामों के लिए एक दिन में अधिकतम यात्रियों की तादाद भी तय कर दी गई है। तय किया गया है कि यात्रा शुरू होते ही हर रोज बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। स्थानीय लोगों के साथ ही सही भक्ति और आस्था का ये सिलसिला फिर शुरू होने जा रहा है, जिसका सबको इंतजार था। आम श्रद्धालुओं को भी पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही उनको भी 4 धाम यात्रा का मौका मिलेगा। उत्तराखंड की सरकार भी मानती है कि सीमित यात्रियों के साथ ही सही, लेकिन यात्रा शुरू होनी चाहिए। सरकार की मंशा के मुताबिक ही उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने इस पर फैसला लिया है। हमने ये कहा कि जो वहाँ के पुरोहित समाज है और जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन सब से बातचीत करिए आप लोग, और उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि सीमित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में हमको वहाँ पर यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर यात्री के मुंह पर मास्क जरूरी है। यात्रियों को रुकने की व्यवस्था खुद करनी होगी, क्योंकि धर्मशाला और दुकान वालों को अभी जाने की इजाजत नहीं है। प्रसाद चढ़ाना मना है। मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। पुलिस स्ट्रिक्टली लागू करे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और बाकी जितने भी कोरोना के जो लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं उनको ढंग से लागू करेंगे। सर, धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति हो गई, उसको देखते हुए पुलिस किस तरह की होगी? वो भी वही सोशल डिस्टेंसिंग सबका सब जगह पालन करना जरूरी है। मास्क वगैरह सब जगह सार्वजनिक स्थानों पे लगाना जरूरी है। इस सब का 100% पालन करा। कोरोना संकट के मद्देनजर 4 धाम मंदिर के पुरोहितों में अभी यात्रा शुरू करने को लेकर कुछ हिचक है। शायद इसीलिए सरकार और प्रशासन भी संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर 4 धाम यात्रा पूरे जोश के साथ धार्मिक आस्था और विश्वास के रंगों के साथ शुरू हो जाएगी। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ओमकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। यूपी की योगी सरकार गोहिंसा रोकने के लिए गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाई है। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे पास कर दिया, जो 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगा। गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूली दिनों में गाय पर तो आपने कई बार निबंध लिखा होगा, लिहाजा गाय के नफे नुकसान और इंसानों से उनके रिश्ते के बारे में भी जानते ही होंगे। लेकिन अगर आपका रिश्ता उत्तर प्रदेश से है तो अब आपको गाय के बारे में अपनी जानकारी और अपडेट कर लेनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो कैसे? अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी सड़क पर जा रहे हैं और गलती से अचानक गाय बीच सड़क पर आ गई और आपने उसे टक्कर मार दी, गाय को नुकसान हुआ तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल यूपी की योगी सरकार गो हिंसा रोकने के लिए गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाई है। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे पास कर दिया, जो 2 से 3 दिनों में लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक प्रदेश में गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगेगा।
अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना लगेगा। गो हिंसा में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। साथ में आपकी तस्वीर भी चिपकाई जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाने का फैसला किया है। विधानमंडल में विधेयक पेश कर इसे दोबारा पारित कराए जाने का फैसला भी किया गया है। लेकिन योगी सरकार के नए नियमों से उन किसानों की टेंशन बढ़ गई है जिन्हें फसलों को बचाने के लिए कई बार गायों पर डंडे चलाने पड़ते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोवध के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना होगा। यूपी कैबिनेट ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बिल के बारे में आज तक ने की है खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में गौकशी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए सरकार कानून को और सख्त करने जा रही है। इसको लेकर अध्यादेश आएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। केशव जी, कितने सख्त कानून गौकशी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, गोवध निवारण अधिनियम जो संशोधन 2020 का आया है, इस संशोधन के बाद मैं यह मानता हूं कि इतने कड़े प्राविधान किए गए हैं कि अब कोई भी गौवंश का चाहे तस्कर हो चाहे हत्यारा, उसकी संपत्ति भी दांव पर लगेगी, उसका जीवन जो है जेल में बीतेगा और उसके ऊपर जुर्माने की राशि इतनी भारी भरकम तय की गई है कि जिसके क्रम में मेरा विश्वास यह कहता है कि अब उत्तर प्रदेश में गौवंश की तस्करी करना या हत्या करना या इस प्रकार का गैंग तैयार करना और बच के निकल जाने का समय समाप्त हो गया है। अब दंड पाने का समय शुरू हो गया और कठोर दंड पाने का समय शुरू। संपत्ति को जब्त कराने का भी कदम उठाया जाएगा। जो इस प्रकार का अपराधी होगा उसका पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाने का काम भी किया जाएगा और जो इसका हिस्सा होंगे उनके वो कहीं से कोई बचने, जैसे किसी वाहन में लाद करके ले जा रहे हैं, वो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। अब वो वाहन भी छुड़ा नहीं पाएगा। अगर किसी ने वाहन इस प्रकार के प्रयोग के लिए दिए तो उनको भी ये नहीं कि वो घर में बैठ करके और इस प्रकार से गलत काम करके पैसा कमाएंगे, तो वह भी उसका हिस्सा होगा, वह भी उसका अभियुक्त होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई।